गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? केमिका वनडे वर्ल्ड के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो फिर आइए, कल से हम लोगों ने एक क्लास को स्टार्ट किया है जिसमें यूपीएसआई के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जीएस के टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है। और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जीएस में जो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है, इसमें ज्योग्राफी को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें बस सिलेबस में यूपीएसआई के सिलेबस में केवल भारत का सामान्य परिचय और उसके पड़ोसी देश, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसमें आर्ट एंड कल्चर है। तो जो भी टॉपिक होगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी और इसके अलावा अदर स्टेट के जो भी एसआई या पुलिस और दरोगा के जो एग्जाम हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मूल विधि और जो पॉलिटी का पोर्शन है, उन सब चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखकर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जो सामान्य सी चीजें हैं भारत के बारे में, जैसे हम लोगों का अपना घर होता है, मकान होता है, उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा घर की जो सीमा है या जो बॉर्डर है या जो बाउंड्री है वह किससे टच कर रही है, कितनी लंबी है, या हमारा जो मकान है उसमें कितने रूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर वॉशरूम है, कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर गेस्ट रूम है। जैसे हमको अपने घर के बारे में पता होता है, वैसे ही ठीक हम अपने देश के बारे में यानी कि भारत के बारे में देखेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत की जो सीमा है वह कितने देशों से लगा रही है, और भारत के कितने राज्य अलग अलग देशों से सीमा शेयर कर रहे हैं या साझा कर रहे हैं। इन सब चीजों को हम लोग एकदम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर कल कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें कि भारत का जो विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, यानी कि भारत का देशांतरी विस्तार और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इस टॉपिक पर कल हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज थोड़ा सा हम इसको समराइज कर दे रहे हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है या भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। यहां पर आप बात करेंगे, जो पॉइंट यहां पर है तो इसका नाम है कन्याकुमारी या केप कमोरिन। यहां पर कन्याकुमारी या केप कमोरिन है। जो केप शब्द है, केप, केप को हिंदी में बोलते हैं अंतरीप, अंतरीप बोलते हैं। अंतरीप या केप का डिफिनेशन क्या है? अंतरीप का मतलब होता है छोटा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, यानी कि स्मॉल लैंड पार्ट सराउंडिंग बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ना स्मॉल लैंड पार्ट होगा तो वो केप हो जाएगा, और लार्ज या ह्यूज लैंड पार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? वो पेनिसुला हो जाएगा या प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर केप कमोरिन है या कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक है इसका पूरा एक्सटेंशन। इसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि अक्षांशीय विस्तार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारत किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश के बीच में है। इसमें देखिए लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर देखिए इंदिरा कॉल है, यानी कि इंडिया का जो मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा कॉल है। और यहाँ पर देखेंगे भारत के पास कुछ द्वीप समूह है, कुछ द्वीपों का समूह है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ना यहाँ पर देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या यहाँ पर देखेंगे अरेबियन सी में या अरब सागर में देखेंगे तो लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पर ये भी भारत का ही पार्ट है। और जो इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा, जहां पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार से जो ये लाइन पास हुई है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, यानी कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर हो जाएगा। और वो कहाँ पर है तो बताएंगे ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में जो वो प्लेस है, जो स्थान है, जो पॉइंट है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉल है, कॉल को इंग्लिश में पास या पासेस बोलते हैं, पास या पासेस बोलते हैं, और इसी को हिंदी में बोलते हैं दर्रा। ठीक है, पास या पासेस बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं दर्रा। पासेस का जो डिफिनीशन होता है वो डिफिनीशन क्या है? तो आप बताएंगे कि माउंटेनियस रीजन में जो नेचुरल रूट होता है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसको दर्रा बोलते हैं। और इसी दर्रे को मॉडिफाई कर देते हैं, जहां रास्ते में माउंटेन वगैरह पड़ता है उसको
वहां पे होल कर देते हैं, रास्ते बना देते हैं, फिर वो टनल कहलाता है ना, ठीक है। फिर वो क्या कहलाता है, वह टनल कहलाता है, ठीक है। तो पासेस क्लियर हो गया, पासेस कहाँ पे होगा, माउंटेनियस रीजन में। तो यहाँ पर इंदिरा कॉल है और ये वाला क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो इसमें इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉल मीन्स क्या होता है, पासेस, और पासेस को हिंदी में बोलते हैं दर्रा। दर्रा का मतलब क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो आने जाने के लिए जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं, यानी कि माउंटेनियस रीजन में जो नेचुरल रूट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पासेस बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। जहां पर लद्दाख में है, देखिए अगर पुरानी बुक आपके पास होगा या पुराना नोट्स आपके पास होगा 2019 के पहले का, तो उसमें लिखा होगा कि जो ये इंदिरा काल है वह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। लेकिन क्या है कि इसके बाद से, नवंबर 2019 के बाद से, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और ये जो एक स्वतंत्र राज्य था जम्मू कश्मीर, इसको क्या कर दिया गया, इसको केंद्र शासित बना दिया गया और इसके साथ साथ में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका जो उत्तरी भाग है इसको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और इतना छोटा सा भूभाग केवल जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो अब क्या बताएंगे, अब ये जो इंदिरा कॉल पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में न पढ़कर कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। इस पे एक सॉन्ग भी आया था ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये सॉन्ग भी अभी गलत हो चुका है। अभी आप कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख ना, लद्दाख से कन्याकुमारी ये हो गया। और इसमें देखिए, इसमें सीधे सीधे वही जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा मैटर आपको एक ही जगह मिल जा रहा है। इसमें एकदम एक एक शब्दों को अच्छे से समझा कर लिखा गया है। भारत अक्षांशीय एवं देशांतरी दृष्टि से, अक्षांशी का मतलब कि जो ये लैटिट्यूड लाइन है ना, जिसको हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन बोलते हैं, तो अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में ना, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की बात कर रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और पश्चिम से पूर्व कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 68 डिग्री, यहां पर लिखा हुआ भी है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसके बाद पूर्वी देशांतर से लेकर इतने देशांतर के मध्य विस्तृत है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी पूरा का पूरा मैटर इसमें है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स, मेनलैंड की बात किया जा रहा है, इसमें जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसको छोड़कर, द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट between 68 degree 7 minute to 97 degree 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून निक्की, कैसे हैं आप, सब बढ़िया, चलिए अच्छा है। आइए इसमें फिर आगे देखते हैं। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है मैंने पहले बताया, इस साइड में क्या है, अरब सागर है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। इस साइड बे ऑफ बंगाल है या बंगाल की खाड़ी है, और यहां पर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर लक्षद्वीप है। तो अगर हम द्वीप समूहों को भी सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार कहां से शुरू होगा, ग्रेट निकोबार से। ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेंगे, और जब वहां से स्टार्ट करेंगे तब भारत का विस्तार क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा। तब ये कहां से शुरू होता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। यानी कि इफ वी इंक्लूड द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया देन इट्स एक्सटेंशन इन द साउथ स्टार्ट्स फ्रॉम 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर। गुड आफ्टरनून फलक, कैसे हैं आप, सब बढ़िया। तो आइए इसमें बात करते हैं। भारत का जो उत्तरी बिंदु है यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंदिरा काल है। इसके बाद भी इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर इंदिरा कॉल है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कॉल और पॉइंट में। इंदिरा कॉल कहाँ से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। कहाँ पर स्थित है, यह लद्दाख में स्थित है। यानी कि
और द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड विच इज लोकेटेड इन द लद्दाख। और भारत के अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है यह कहां से होगा, यह तमिलनाडु से होगा। और यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी या केप कमोरिन है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यानी कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इज लोकेटेड ऑन तमिलनाडु स्टेट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया है कि भारत के देखिए जो दक्षिण पूर्व वाला पार्ट है, यानी कि नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट हो गया। तो ये वाला जो डायरेक्शन पड़ेगा ये डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट, यानी कि भारत का जो ये भाग पड़ेगा ये पड़ेगा दक्षिण पूर्व में। तो भारत के दक्षिण पूर्व में क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। यही लिखा गया है कि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। कहां पर, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है वो कहां पर है, वो है ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में कहां से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, ये हो गया वेस्ट और ये क्या है, ईस्ट है। अगर मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट की बात करेंगे, यहां से जो ये लाइन पास हुई है, ये लाइन पास हुई है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ना ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, तो आप बताएंगे कि यह क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। यानी कि जो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा है वह गुजरात से होकर पास होता है। यानी कि भारत का जो बॉर्डर बदला रहे हैं, इसके इस साइड भारत का कोई हिस्सा नहीं है, जो है इसी के अंदर है। तो यहां पर जो पॉइंट पड़ता है वह कितने डिग्री पर है, तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ना, यह पूर्व में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में है। यानी कि इंडिया मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप बताएंगे जो कि कहां पर है, गुजरात राज्य में है, या इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इसका नाम क्या है जो पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं गौर माता। कहीं पर गौर माता लिखा है, कहीं पर गुहार मोती लिखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा एरिया दलदली एरिया है, जिसको क्रिक के नाम से जानते हैं ना, पूरा दलदल है। इधर देखेंगे तो जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, वो अपना वाटर या जल यहीं पे गिराती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ एरिया दलदल में कन्वर्ट हो गया, वेटलैंड में कन्वर्ट हो गया है, जिसको ज्योग्राफी की भाषा में क्रिक बोलते हैं ना, क्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिक हैं, जैसे सर क्रिक हो गया, राजहर क्रिक हो गया। ये सब एरिया बहुत विवादित एरिया है और एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र का नाम क्या है। उसमें ये सियाचिन और कश्मीर ये सब ऑप्शन में नहीं दिया गया था, बल्कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे कि पाक स्टेट हो गया, बे ऑफ मन्नार हो गया, सरक्रिक हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरक्रिक, और सरक्रिक यहीं पर लोकेटेड है और पूरा का पूरा एरिया दलदल है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉर्डर का डिसीजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहीं पर है गुहार मोती, गौर माता, या इसको सरक्रिक या राजहर क्रिक के नाम से जानते हैं। सब नाम को जानते रहिए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु या वालागू है, यानी कि इंडियाज मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट इज किवीथु और वालागू। और ये कहां से है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में है। वालागू है जो 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट। गुड आफ्टरनून वर्तिका, कैसे हैं आप? हम एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त आप लोगों के सामने हैं ना, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। और अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े। कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं? चलिए आइए देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु या वालागू है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा स्टेट है ये, तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा की बात करेंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखेंगे 23.5 डिग्री ना, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लाइन है वह इंडिया के कितने स्टेट से होकर पास होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये गुजरात है, गुजरात के बाद यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी टच होता है। तो गुजरात राजस्थान 2 हो गया, इधर आएंगे तो एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश से सन 2000 में 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का हल्का सा पार्ट यहाँ पर पड़ता है। कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है ये बिहार का एरिया पड़ता है, और बिहार से झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में, तो झारखंड का भी कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसे पड़ता है। तो कितना हो गया? 5 हो गया, झारखंड भी हो गया। झारखंड के बाद में इधर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का एरिया पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, 6 हो गए। और ये वाला जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं ना ऐसे, ये है त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम, यानी कि 6, 7 और ये 8 हो गया। यही 8 राज्य हैं जो कि भारत के ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाले कितने स्टेट हैं? तो यही 8 हैं ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, जहां पर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम यही इतने हैं। फलक सर हम लोग को पता चल गया, आप नहीं बताएं। हाँ वही तो, मैं भी एकदम सरप्राइज हो गया कि कैसे आप लोगों को पता चला। तो अभी क्लास के बाद कॉल करते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर, तो 82.5 डिग्री देखेंगे ना, तो ये वाली लाइन यहां से पास हुई है, ये 82.5 डिग्री, यानी कि यहां पर कितना है? 68 है। 68 के बाद 70, 75, 80 और 82 वाली जो लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इसको किस नाम से जानते हैं बताएंगे? IST, IST के नाम से जानते हैं। IST का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय रेखा। तो इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया भी था कि 82.5 डिग्री को ही भारतीय मानक समय रेखा क्यों माना गया है। तो देखिए इसमें क्या है, जो अर्थ होता है पूरा 360 डिग्री का अर्थ है ना, यानी कि अगर लॉन्गिट्यूड की बात किया जाए, देशांतर रेखाओं की बात किया जाए तो कुल कितनी है? 360 है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। और इसमें देखेंगे अगर 360 देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने एक्सिस पर या अपने सेंटर पर या अपने अक्ष पर या अपने केंद्र पर एक चक्कर कितने समय में कंप्लीट करता है? तो आप लोग बताएंगे 24 घंटे में ना। वो वाला अभी एकदम भूल जाइए, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये सब, तो उसको अभी छोड़ दीजिए। इसको एकदम सीधे सीधे इतना समझिए कि पृथ्वी अपने केंद्र पर या अपने सेंटर पर, अपने एक्सिस पर या अपने अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेता है? तो 24 घंटे, यानी कि 360 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 24 घंटे ना। 24 घंटे में जो पूरी पृथ्वी है यह पूरा एक चक्कर घूम जाती है, जिससे दिन और रात होता है, सबको पता है ये। अगर 360 डिग्री रोटेट करने में इसको 24 घंटे का समय लग रहा है, तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री रोटेट करेगी? 1 आवर में, 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट करेगी? तो आप बताएंगे 360 और डिवाइड कर देंगे किससे? 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे को, 1 आवर को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में अर्थ कितने डिग्री रोटेट कर रही है? तो बताएंगे 15 ना, कितने? 15 डिग्री यह रोटेट कर रहा है। अब ये डिग्री वगैरह क्या है ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा ना। जो देशांतर रेखाएं हैं ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3, 4, 5 यही हो गया। यानी कि मान लीजिए कि ये वाली लाइन जो है ये 1 डिग्री वाली लाइन है और ये वाली लाइन
15 डिग्री वाली है ये दोनों। तो यहां से यहां तक इतना रोटेट करने में, 15 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लग जा रहा है? 1 घंटे का टाइम लग जा रहा है। तो अगर 1 डिग्री की हम लोग बात करें, 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगेगा? इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 मिनट ना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है। अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है। और 360 डिग्री रोटेट करने में फिर कितने डिग्री का समय लग जाएगा? तो 360 से क्या कर देंगे? 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा वही 24 घंटे आएगा ना, 24 घंटे आ जाएगा। तो 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का टाइम ले रहा है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 68 डिग्री वाली लाइन है ना, 68 डिग्री लाइन है जो गुजरात से पास हुआ है। और यहाँ पे कौन सी लाइन है? 97 डिग्री वाली लाइन है जो कहां से पास हो रहा है? बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 68 के बाद 69, 70, 71, 72 ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी लाइनें यहां पर आ गई हैं इसके बीच में। और वो लाइन कितना आ रहा है तो आप इसमें देखेंगे, इसको पता कैसे चलेगा? तो आप इसमें करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट माइनस कर देंगे 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 29 डिग्री और 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट आ जाएगा। यानी कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है गुजरात और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है? बताएंगे 29 डिग्री 18 मिनट का। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए कैलकुलेशन को फलक 4 मिनट, जी हाँ फलक आपने सही बताया, हम लोग वेट करेंगे। ओके, अभी मैं फ्री होके मैं कर रहा हूँ कॉल। तो इसमें जानते हैं क्या है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसको नियर अबाउट में लिख दे रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि भारत जो है, भारत का जो वेस्टर्न पॉइंट है और जो ईस्टर्न पॉइंट है उसके बीच में कितनी लॉन्गिट्यूड लाइंस है? तो आप बताएंगे 30 है ना, 30 डिग्री है। और 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 30 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लग जाएगा? 30 डिग्री रोटेट करने में 120 मिनट का समय लगेगा। और 120 मिनट या 120 मिनट को 2 आवर भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखेंगे, यहां पे यहां से यहां तक अर्थ को रोटेट करने में या सूर्य को आने में 2 घंटे का समय लग रहा है। और भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में सूर्योदय सनराइज सबसे पहले कहां पर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। सनराइज अरुणाचल प्रदेश में, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 बजे, सुबह 6 बजे सनराइज यहां पर हो रहा है तो 2 घंटे बाद यहां पर होगा, यानी कि 8 बजे सूर्योदय होगा गुजरात में। 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। इन्हीं डिफरेंस को कम करने के लिए जो जीएमटी है, अभी आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। तो लंदन का एक छोटा सा शहर है ग्रीनविच, वहां पर एक मीटिंग होती है और सभी कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सबके सहमत से यह डिसीजन लिया जाता है कि सभी देश अपने सेंटर से, सभी कंट्री जितने भी कंट्री हैं अपने सेंटर से एक अपना मानक समय मानेंगे, मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम, और वो कंट्री के सेंटर से होगा। तो कंट्री का सेंटर तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इसको देखेंगे, इसका जो बीच वाला पार्ट होगा। तो इसका बीच वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट प्लस 68 डिग्री 7 मिनट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो नियर अबाउट 82.5 डिग्री आएगा। इसलिए 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है या 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, इसको क्या मान लिया गया? इसको आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा मान लिया गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं। इसमें एग्जाम में अब पूछा जाता है कि यह जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, या यह जो भारतीय मानक समय रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है ना, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पर मध्य प्रदेश मिल जा रहा है, यूपी हो गया, एमपी हो गया, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़ का भी हल्का सा पार्ट यहाँ पर ऐसे टच है। फिर यहाँ पर ओडिशा का पार्ट टच है और ये क्या है? आंध्र प्रदेश है।
तो यही 5 राज्य ये आईएसटी पर पड़ते हैं। कौन कौन से? तो बताएंगे कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है, यह कहां से पास हुआ है? तो बताएंगे पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? आईएसटी। दिस लॉन्गिट्यूड लाइन इज आल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड लाइन या स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं ऑफ इंडिया। इट पासेस थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। यानी कि आप बताएंगे दीज स्टेट्स आर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। यही 5 स्टेट हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं ना। ठीक वही, इसमें भी वही बातें हैं, ये डबल हो गया है। इसके बाद भारत का पश्चिमी बिंदु, ये सब तो चीजें हो चुकी हैं, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वह क्या है? गुहार मोता या गौर माता बोला जाता है इसको। ये जो वेस्टर्न पॉइंट है और ये गुजरात में पड़ता है। और जो ईस्टर्न पॉइंट है यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर केवीथू, KIBITHU, केवीथू और वालागू न, केवीथू या वालागू है भारत का पूर्वी और भारत का पश्चिमी बिंदु है। इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु केवीथू या वालागू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इनके मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर का, जिसको अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30×4, यहाँ पे प्लस हो गया है, प्लस नहीं होगा बल्कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का इसमें क्या है? डिफरेंस होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में। भारतीय मानक समय के कारण ही, जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके कारण क्या होता है? भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम पे जितना टाइम हुआ उसी के अकॉर्डिंग सबको बता दिया गया कि आप क्या करिए, अपने घड़ी में भी 5 बजा लीजिए और हर जगह की घड़ी में 5 बजा लीजिए। हाँ, ये है कि सूर्योदय जो होगा या सनराइज जो होगा वह क्या होगा? अलग अलग समय पे होगा और सनसेट भी क्या होगा? अलग अलग टाइम पे होगा। लेकिन जहां पर सूर्योदय जल्दी होगा वहां पे सूर्यास्त तो भी जल्दी होगा, यानी कि सनराइज जहां पे जल्दी होगा वहां पे सनसेट भी जल्दी हो जाएगा। यानी कि सबको समय तो बराबर मिलेगा, बस ये है कि किसी को पहले और किसी को बाद में मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करेंगे। देखिए इसमें जो हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे ना, तो अभी भी हम लोग 2011 के ही डेटा को पढ़ेंगे, क्योंकि जो जनगणना आयोग की रिपोर्ट आती है वह हर 10 साल के बाद आती है। और 2011 में जो डेटा आया इसके बाद जनगणना हो ही नहीं पाया। जनगणना की रिपोर्ट आनी थी 2021 में, लेकिन इसके पहले जब जनगणना स्टार्ट हुआ, जब भारत सरकार का जो जनगणना आयोग है उनके एम्प्लॉई जब घर घर पे जाकर लोगों की काउंटिंग करना शुरू की, और काउंटिंग करने में केवल नंबर ऑफ मेंबर्स को ही काउंट नहीं करते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको एकदम पूरा डिटेल में डेटा लेना होता है। जैसे कि कितने आपके घर में कितने लोग सीनियर हैं ना, एजेड है या ओल्ड है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने यंग हैं, कितने बच्चे हैं, और बच्चों में भी कितने 1 से 6 साल के बीच में हैं। फिर इसमें कौन गवर्नमेंट जॉब में है, कौन प्राइवेट जॉब में है, कौन एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, कौन हम लोगों की तरह बेरोजगार है। तो इन सब चीजों को भी डिटेल में काउंट करना पड़ता है। कौन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन आप लोगों की तरह कोचिंग में पढ़ रहा है। तो ये सब सारी चीजों का डेटा पूरा लिया जाता है। इसमें समय काफी लंबा लगता है। और 2019 में ये स्टार्ट हुआ था काउंटिंग करना। उसी समय कोविड न, कोरोना महामारी के कारण क्या हुआ, ये जनगणना का काम रोक दिया गया और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। हम लोग डेटा जनगणना आयोग का ही पढ़ेंगे, जहां पर जनसंख्या की बात होगी,
जनगणना की बात होगी तो जो जनगणना आयोग का जो रिपोर्ट है उसी को पढ़ेंगे। वैसे अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सब ने अपनी रिपोर्ट दिया है और उनके अकॉर्डिंग तो अभी भारत पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर हो गया है पॉपुलेशन के मैटर पे। लेकिन वो डेटा हम लोग जो ऐसे होता है ना, जो रिटन एग्जाम होता है वहां पर ये सब चीजें लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आपसे किसी का सोर्स नहीं पूछा जाएगा, बल्कि सीधा सीधा यही पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार या 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या कितना है। तो 2021 में तो जनगणना हुआ ही नहीं, तो कहां से बताएंगे ना। तो हम लोग 2011 की जनगणना को ही पढ़ेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है। कितनी है? 121 करोड़ से अधिक है, तथा यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 1 to 1, यानी कि 121 करोड़, एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी कि यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक या विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, कितना? तो यहां पर देखेंगे 17.5%। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा टोटल वर्ल्ड है, लेकिन इसमें इंडिया का जो परसेंटेज है वो कितना है? 17.5% है। विश्व में जितनी जनसंख्याएं निवास करती हैं उसमें से 17%, 17 नहीं 17.5% लोग क्या करते हैं? भारत में निवास करते हैं, इंडिया में रहते हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड का हर 18वां व्यक्ति भारतीय है। आप कहीं भी देखेंगे, कहीं से भी आप 18 लोगों को ले लीजिए तो उसमें एक इंसान आपको इंडियन मिल जाएगा ना। इतनी पॉपुलेशन है भारत की कि वो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। फिर हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अकॉर्डिंग टू द एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 7वें नंबर का भारत का स्थान आता है। भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार है ना, द ऑर्डर ऑफ कंट्रीज बिगर देन, बिगर नहीं बल्कि लार्जेस्ट होगा या लार्जर होगा देन इंडिया इज एज फॉलोज। तो कौन कौन से कंट्री इससे बड़े हैं? तो देखिए पहले नंबर पर क्या हो गया? रशिया हो गया फर्स्ट, सेकंड कनाडा हो गया, थर्ड क्या है? चाइना है, फोर्थ यूएसए हो गया, 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 पे हम लोग हैं, इंडिया है। 7वें नंबर पर हम लोग हैं, यानी कि इंडिया है। ठीक है, देखिए इसमें जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं और मार्केट में जो अलग अलग मैगजीन्स आ रही हैं उसमें आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर किसी किसी मैगजीन में या बुक में यहाँ पर चाइना को न दिखाकर यूएसए को दिखाया गया है, यूएसए को। और उसका रीजन क्या है? जैसे इंडिया का मेनलैंड है और मेनलैंड के अलावा इसके पास भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। ऐसे ही अमेरिका के पास तो जो मेन लैंड है यूएसए का वो तो है ही है, इसके साथ में आप देखेंगे कुछ इसके पास द्वीप भी हैं, जैसे हवाईयन आइलैंड मेन लैंड से कुछ दूरी पर है, पैसिफिक ओशन में है हवाईयन आइलैंड, और फिर इसके बाद अलास्का है। तो इन सब के एरिया को भी ऐड कर देंगे तो अमेरिका का जो टोटल क्षेत्रफल होगा वह चीन से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है, केवल मेन लैंड की बात किया जा रहा है, कौन कहां पे कितना कब्जा करके रखा है उसकी बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेनलैंड की बात किया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हो जाएगा रसिया, सेकंड हो जाएगा कनाडा, थर्ड होगा चाइना एंड फोर्थ होगा यूएसए, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ पे हम लोग हैं ना, इंडिया है 7 नंबर पे। याद हो गया होगा आप लोगों को, और ये सब तो आप लोगों को बहुत पहले से भी याद था, हमको पता है। इसके बाद भारत के उत्तर में बात करेंगे, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक हम लोग यहाँ पर इसको, अच्छा इसमें मैप नहीं है, तो भारत के उत्तर में अगर इंडिया की बात करेंगे तो उसके नॉर्थ में क्या है? हिमालय है, सबको पता है वहां पर हिमालय है। उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, हिंदकुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियां, यानी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो उधर क्या है? वहीं से जहां से हिमालय की ओरिजिन हुई पामीर नाथ से,
वहीं से सुलेमान है, वहीं से किरथार है, वहीं से हिंदकुश माउंटेन सीरीज है। तो वहां से हिंदकुश व सुलेमान पर्वत श्रेणियां। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहां पर है तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इधर कौन सा है तो बताएंगे यहां पर, जैसे ये अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर जो माउंटेन सीरीज है इसको पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है या पूर्वांचल हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो उत्तर में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में साउथ की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा एक विशाल भौगोलिक प्रदेश है, एक ह्यूज एरिया है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री आते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप में कितने राज्य आते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग देखेंगे कि कितने देश आते हैं, तो इन्हीं के बीच में देखना है। किसके बीच में देखना है तो यहां पर मैं देख रहा हूं, अगर कहीं पर मैप मिल जाएगा, हाँ यहां पर देखिए, जहां पर यही आपको बताना है कि हिमालय, ये हिमालयन माउंटेन सीरीज हो गया, इसके दक्षिण में ना हिमालयन माउंटेन सीरीज के दक्षिण में इधर अफगानिस्तान, तो यहां पर क्या है, यहीं पर है हिंदकुश माउंटेन सीरीज और यहीं पर क्या है सुलेमान माउंटेन सीरीज हो गया। जहां पर देखेंगे तो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इधर ऐसे हिमालय है और यहीं से क्या हो गया है, सिंटेक्सियन बेंड या कैची मोड़ के कारण यहीं पर हिमालय पर्वत श्रृंखला यहीं से मुड़ गया है। तो ये इसको यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और साउथ में देखेंगे तो ये सब क्या है, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन यानी कि इसके बीच में जो भूभाग पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री ऐड किए जाते हैं, तो इसमें आप क्या बताएंगे, कितने कंट्री ऐड किए जाते हैं। तो फर्स्ट या पहला आप बताएंगे इंडिया या भारत, दूसरा क्या बताएंगे पाकिस्तान, ये 2 हो गया, तीसरा क्या हो गया नेपाल हो गया 3, चौथा यहां पर देखेंगे तो ये भूटान है और पांचवा क्या हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। यही 5 देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, यही 5 देश भारतीय इसमें। अब भारत के उत्तर में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश सम्मिलित हैं। ये देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, यही 5 देश इसमें आते हैं। यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसमें दिस कंट्रीज आर इंडिया, बांग्लादेश ना, कहाँ गया, अच्छा इसमें नहीं दिया गया, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 5 कंट्रीज इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दिस कंट्रीज आर इंडिया, बांग्लादेश, मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में भी, वैसे आप लोग समझदार हैं समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितने हो गए 1 2 3 4, और अफगानिस्तान इसमें नहीं है ना, अफगानिस्तान इसमें नहीं है, पाकिस्तान है, नेपाल और भूटान है ना, नेपाल एंड भूटान, यही 5 कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं ना, यही 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये क्या है, जो ये एरिया दिख रहा है ना, यही इंडिया है और यह वर्ल्ड के एरिया का कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही है। कितना है 2.4% है ये एरिया। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, अगर इंडिया के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ना। एरिया को हमेशा वर्ग किलोमीटर में मेजर करते हैं क्षेत्रफल को, तो वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल का केवल 2.4% है, यानी कि इतना पूरा एरिया में पूरा ये विश्व है और केवल इतना क्षेत्रफल भारत का है 2.4। देखिए क्षेत्रफल कितना छोटा है और पॉपुलेशन 17.5% है। पॉपुलेशन कितना है इसी छोटे से एरिया में, 2.4% एरिया में ही 17.5% लोग रह रहे हैं। और यह 17.5% ये 2011 का डेटा है।
अभी का क्या कंडीशन होगा ना, अभी तो 25 के आसपास हो गया होगा, कम से कम इतना हो गया होगा 25। तो एरिया कम है और पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। भारत की बात करेंगे यहाँ पर, तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी, किसकी वास्तविक दूरी, इंडिया की, यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर कहां तक, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक या केप कमोरिन तक इसकी लंबाई कितना हो जा रही है, तो बताएंगे इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है यहां पर एक बार देख लेते हैं मैप में, यहां से लेकर इस लंबाई की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दूरी देखेंगे तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसका ही हो जाएगा। क्लियर। भारत की स्थल सीमा रेखा क्या है, अत्यंत विशाल है। स्थल सीमा रेखा का मतलब कि वही ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थल यानी कि ऐसा बॉर्डर जो केवल स्थल से या लैंड सरफेस से घिरा हो। तो इधर देखेंगे पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, जहां पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, फिर यहाँ पर चाइना पड़ता है, फिर इधर क्या है म्यांमार है, और यहाँ पर क्या है बांग्लादेश है। तो यह किससे घिरा हुआ, स्थल से घिरा हुआ है। लेकिन इसके नीचे की बात करेंगे तो यह किससे घिरा हुआ है, जल से या वाटर से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा रेखा, इसकी क्या है, बहुत विशाल है। जहां पर केवल इतने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो सीमा रेखा है ये काफी बड़ा है। ना इतना पॉइंट ले लेंगे तो इसकी कुल लंबाई लगभग हो जाती है 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 15,200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर इसकी कुल टोटल लंबाई है। तो इसमें यही कहा गया है कि भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, यानी कि इंडिया लैंड बाउंड्री इज एक्सट्रीमली वास्ट, एक्सट्रीमली वास्ट ना। इसकी स्थलीय सीमा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। अभी तटीय सीमा रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वहां से देखेंगे जो तट है, तट यानी कि कोस्ट, कोस्ट का मतलब जो वाटर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसका क्या है, उसका जस्ट डबल है। और भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, वहां पर भी मैंने बताया है। फिर भारतीय द्वीपों यानी कि भारतीय द्वीप में कौन कौन से आ जाएंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, जो कि एक बे ऑफ बंगाल में है और दूसरा कहां पर है, अरेबियन सी में है ना। कि तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर जो टोटल उनकी तटीय सीमा रेखा, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, सम्मिलित कर लेंगे या उसको ऐड कर लेंगे तो वो कितना हो जाता है, लगभग 7,516। किसकी बात किया जा रहा है यहां पर, तो ये समुद्री सीमा की बात किया जा रहा है। भारत की ये वाला जो एरिया है, इसको दूसरे कलर से दिखा दें। नहीं, यहां पर देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये पूरा वाटर से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये एरिया यहां तक का ये पूरा एरिया वाटर से बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। और इसकी अगर कुल लंबाई देखेंगे तो ये लंबाई है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर इसका कुल डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप को भी अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो इसका कुल डिस्टेंस कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 7,516.16 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 7,516.16 किलोमीटर हो जाता है। और इसमें सेम यही बातें लिखी गई हैं
कि भारतीय द्वीपों यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री सीमा की लंबाई या कोस्टल जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन या कोस्टल बाउंड्री बिकम्स 7516.16 किलोमीटर हो जाता है। 7516.16 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर हो जाता है। मुख्य भूमि यानी कि केवल मेनलैंड की बात करते हैं, और मेनलैंड में कौन आता है, तो मेनलैंड में केवल ये आएगा, ये वाला भूभाग जो है यह मुख्य भूमि कहलाएगा। इसके अलावा इसमें मुख्य भूमि में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को इसको सम्मिलित नहीं करेंगे, यानी कि इनको छोड़कर ये वाला जो भूभाग है यही मुख्य भूमि कहलाता है। तो इसमें क्या है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी हो जाएगी, वह 6100 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई की बात किया जा रहा है। जो ये वाला है, ये वाला जो बॉर्डर है, इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है, तो 6100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जा रही है। फिर भारत 7 देशों के साथ, कितने देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ स्थल से सीमा बनाती है। कितने देशों के साथ स्थल से सीमा बनाती है, तो बताएंगे यह 7 देशों के साथ स्थल से सीमा बनाती है, और ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसको एक बार मैप में भी देख लीजिए। ये कौन से हो गए, यहां पर देखेंगे तो ये पाकिस्तान हो गया, दूसरा इधर चीन अफगानिस्तान हो गया, तीसरा यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, चाइना हो गया। फिर यहां पर ये देख रहे हैं नेपाल हो गया, फिर यहां पर भूटान हो गया, फिर यहां पर चीन है, और इधर देखेंगे तो म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है। यही 7 देशों से क्या कर रहा है, स्थल से सीमा बना रहा है, यानी कि लैंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है, स्थल से सीमा बना रहा है। जहां पर ठीक है, तो भारत 7 देशों के साथ स्थल से सीमा बनाता है। ये देश कौन कौन से हो गए, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत सबसे बड़ा सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सबसे बड़ा सीमा या सबसे बड़ा बाउंड्री किस देश के साथ बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। नियर अबाउट 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तथा सबसे छोटा सीमा रेखा किसके साथ बनाती है, अफगानिस्तान। और भारत अफगानिस्तान यानी कि इंडो अफगान जो बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ओनली 106 किलोमीटर, केवल 106 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आया होगा। कल फिर हम लोग मिलेंगे 12:30 बजे तक। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और लाइफ को एंजॉय करते रहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।